हेलो एवरीवन। तो आज हम बात करते हैं हमारे नए टॉपिक के बारे में जिसका नाम है आपका अफगानिस्तान क्राइसिस। किस तरीके से काबुल के ऊपर तालिबान ने कब्जा किया, किस तरीके से पूरी अफगानिस्तान को प्रजा को आज से भाग के, आपने बहुत सारे वीडियोस देखे होंगे, मैं दिखा सकता नहीं हूँ मेरे यूट्यूब चैनल पे अभी, पर आपने देखे होंगे किस तरीके से वो लोग प्लेन के ऊपर से गिर रहे हैं, प्लेन गिरने से लोग मर रहे हैं। आपने रिसेंटली एक न्यूज़ में पढ़ा होगा कि एक नेशनल फुटबॉल टीम का प्लेयर, जो आपने प्लेन वाला वीडियो देखा है ना, यूँ प्लेन से ज़रा वीडियो है, उस वीडियो के अंदर जो नीचे बच्चा गिर रहा है ना यूं करके, वो नेशनल फुटबॉल टीम का एक प्लेयर है, उस अफगानिस्तान नेशनल टीम का प्लेयर है, वो फुटबॉल खेलता है। वो बच्चा अपनी जान बचाने के लिए उस प्लेन में चढ़ चुका था। किस हद तक इन लोगों की तानाशाही होगी, जस्ट इमेजिन करो आप उस चीज़ को लेकर। आप रिलेट कर सकते हो कि अगर वो तानाशाही अगर इंडिया के अंदर होती तो आज पब्लिक क्या कर रही होती। पब्लिक जी नहीं पाती बस, और विद्रोह बहुत पहले हो चुका होता। अब हम देखते हैं पहले इसका इतिहास, कि कुछ तो इसका इतिहास रहा होगा ना, कि पूरा इतना बड़ा विद्रोह हो गया, इतना बड़ा सब कुछ पब्लिक के बीच में हाहाकार मच गया, तो किसका रीज़न क्या था। तो सबसे पहले ये देख लो कि अफगानिस्तान किस साइड पर आया। अफगानिस्तान अपने इंडिया के ऊपर की साइड है, यहाँ पाकिस्तान है, पाकिस्तान की साइड में अफगानिस्तान, यहाँ है अफगानिस्तान, ठीक है। अफगानिस्तान का ज्योग्राफिकल स्ट्रक्चर देखना है तो इंडिया के लिए देख लो कि वो पहाड़ 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 पहाड़, और पहाड़ भी वो नहीं जिसमें हरियाली हो, वो पहाड़ जिसके अंदर पत्थर हैं, ठीक है। और जो लोग यहाँ पर रहते हैं, जो बॉर्न एंड बॉटअप लोग हैं, उन्हें अच्छे से पता है कि किस पहाड़ के पीछे कहाँ कहाँ छुपना है, कहाँ से कौन सी लाइन जाती है, कहाँ से कौन सा रोड जाता है, उनको स्पेसिफिक तरीके से उनको पता है। जिस तरीके से एक राजा का पूरा खुद का गढ़ होता है ना, जिसके अंदर कोई एंटर नहीं कर सकता, और जहाँ पर कोई एंटर करने की कोशिश करेगा तो वो हार ही खाएगा, तो सेम चीज़ है। अफगानिस्तान को जीतना इतिहास में बहुत मुश्किल रहा है, बहुत मुश्किल रहा है। मैं आपको बताता हूँ अभी किस तरीके से। इंडिया पे समझ लो कि अफगानिस्तान को एक वर्ड दिया गया, इतिहास के अंदर एक वर्ड दिया है, क्या कहा है, ग्रेवर यार्ड ऑफ द एम्परर, ठीक है। क्यों? यहाँ पे बहुत ज़्यादा राजा रजवाड़े आए थे, बहुत ज़्यादा लोग आए, क्योंकि वहाँ पे देखो एक चीज़ थी, वहाँ पे मिनरल्स अवेलेबल्स हैं, बट उनको उपयोग कैसे करना, उनको निकालना किस तरीके से, उनको कहाँ से खींच के एक लाइन टनल बनाना, उनको डेवलपिंग देश के अंदर लेके आना, वो एक बहुत मुश्किल टास्क था। तो सब देश ने कहीं ना कहीं चाहते थे कि भाई कहीं ना कहीं इसके ऊपर कहीं कब्जा नहीं करते हैं, इनको हमारे अंडर ले लेते हैं और इनको बोलेंगे कि आपको जो करना आप करो। सबसे पहले किसने किया? तो सबसे पहले किया इन लोगों ने, ब्रिटिशर्स ने। जिस तरीके से पूरा नियम पता ही था कि उसको जीतना मुश्किल है, अफगानिस्तान को इंडिया के जीतना मुश्किल है। तो 1842 के अंदर जब ब्रिटिश लोग सबसे पहले अफगानिस्तान के अंदर आए, सिंपल सी बात थी, वो धूल चाट के गए थे, जीत नहीं पाए थे इस चीज़ को। जस्ट इमेजिन करो कि इस टाइम की बात है जहाँ पे इनके पास गन वेपन सब अवेलेबल थे, और वो लोग तलवार और पत्थर से मार रहे थे, फिर भी उन लोगों को हरा दिया था। वो लोग इतने एडवांस नहीं थे, फिर भी उनको हरा दिया। सिंपल सी बात है, वही स्ट्रेटेजी, पहाड़ के ऊपर से हमला करो, वहाँ तक पहुँचना मुश्किल हो जाएगा। वही चीज़ कर रहे थे वो लोग। तो दूसरी चीज़ में जब उनके सेकेंड टाइम सेकेंड टाइम उनकी जो वॉर हुई, तो वॉर कब हुई उनकी? 1893 के अंदर। और जब ये वॉर हुई ना, तो उसके अंदर ब्रिटिश लोग जीत चुके थे। क्यों? इस बार वो प्रॉपर प्रिपरेशन के साथ आए थे कि कहाँ से हमला करना है, किस तरीके से उसको डिफेंस करना है, किस तरीके से उनको कब्जा करना है। तो उन लोगों ने उस चीज़ को पूरा हरा दिया, और उनको हराने के बाद उन लोगों ने सबसे पहले ऐलान किया किस चीज़ का? पाकिस्तान और अफगानिस्तान बॉर्डर का। पाकिस्तान मैं आज कह सकता हूँ, बट पहले क्या था यहाँ पे? ब्रिटिश इंडिया। तो ब्रिटिश इंडिया और अफगानिस्तान के बीच में जो लाइन है, उस लाइन को क्या कहा जाता है? दुरंत लाइन, ठीक है। तो मोस्ट ऑफ एग्जाम में पूछा जाता है कहीं ना कहीं से कि भाई दुरंत लाइन किन दो देशों के बीच में है? तो याद रखना, अभी अफगानिस्तान और पाकिस्तान के बीच में है। इसके पहले किसके बीच में थी? तो अफगानिस्तान और ब्रिटिश इंडिया के बीच में वो लाइन खींची थी। किसने खींची थी? तो जब उनका सेकेंड वॉर हुआ था, सेकेंड अफगान वॉर हुआ, उसके अंतर्गत जब ब्रिटिश लोग जीत गए थे, अफगानिस्तान हार गई थी, उस टाइम पे दुरंत लाइन बनी थी। कब? 1893 के अंदर। क्लियर यहाँ तक? अब आते हैं अपने एक दूसरी चीज़। 3 कंट्री ऐसी हैं जिन्होंने अप्लाई किया, तीनों मार खा के गई हैं, तीनों के तीनों, ठीक है। हाँ, तीनों कंट्रियों ने उस तरीके से गेम खेला है ना कि अफगान को आज भी उसका मुकदमा और आज भी उसका जो कैसे रिजल्ट आज भी वो भुगत रहा है। किस तरीके से? सबसे पहले आया इसके अंदर रशिया, फिर आया अपना यूएस। दोनों चीज़ बताऊंगा। रशिया का भी खुद का एक स्वार्थ है, रशिया का भी खुद का एक प्रॉफिट है, जो इंक्लूड होता है आपका सिविल वॉर से लेके, और यूएस का अपना खुद का एक बदला है, खुद का एक रिवेंज है, जो आपको बताऊंगा एक अलग टॉपिक के अंदर, मतलब अब बताऊंगा जो आपका ये टॉपिक है।
समझ गए दोनों चीज़ें। अब आता है कि ये सब कुछ जो ये कहते हैं ना कि तालिबान वर्ड, ये इसका एक पीछे की स्टोरी है, इसके पीछे की कह सकते हैं बहुत लंबी स्टोरी है जो आपको मैं बहुत शॉर्ट में समझा रहा हूँ कि इन सबको एक आग देने वाली चीज़ कहाँ थी, आग की चिंगारी कहाँ लगी ना, वो मुद्दा समझ लो, आपको समझ में आ जाएगा कि हर पूरा मुद्दा किस चीज़ का है। ठीक है, सबसे पहले 1919 के अंदर जब इनका शासन चल रहा था, क्योंकि यहाँ पे ब्रिटिश लोगों ने उनको हरा दिया था, तो कहीं ना कहीं इनका भी रूल इनके ऊपर आ चुका था, तो उनसे निपटने के लिए, उनको हटाने के लिए उन लोगों ने क्या किया, एंग्लो अफगान वॉर शुरू कर दी, जिनके राजा अफगान वॉर शुरू की। और किंग कौन बने, अमुल्ला खान। ठीक है, उनके राजा कौन बने, अमुल्ला खान। अमुल्ला खान के राजा बनते ही सबसे पहले उन लोगों ने क्या किया, 2-3 साल तक तो कुछ नहीं किया, मौत शौक की, सब कुछ किया, बट उस टाइम पे पब्लिक को ये लग रहा था कि जो हमारा राजा है वो मौत शौक कर रहा है, वो पब्लिक को कोई ध्यान वान नहीं दे रहा है, बट वो एकदम टैलेंटेड इंसान था। किस तरीके से, ये इंसान इस टाइम पे पूरे वर्ल्ड को घूम रहा था, पूरे वर्ल्ड को घूम रहा था, रशिया, यूएस, जापान, चाइना, सब जगह धीरे धीरे घूम रहा था, देख रहा था कि भाई मेरी कंट्रीज में ऐसा क्या है कि सारा सब लोग मेरे यहाँ पे आना चाहते हैं। तो उसने वो चीज़ देखी, उसने वो सोचा कि क्या चीज़ में ऐसा क्या लेके आऊँ। तो सबसे पहले सब कुछ शुरू हुआ उनका यहाँ से, जब उसने नाम चेंज किया 1926 के अंदर, उसने नाम चेंज किया, क्या कहा, किंगडम ऑफ अफगानिस्तान। अब से अफगानिस्तान का नया नाम होगा, क्या नाम होगा, 1926 के अंदर क्या नाम था, किंगडम ऑफ द अफगानिस्तान, ये उनका नाम था। उसके अंदर बहुत चेंजेस किए गए, और कहीं ना कहीं जो पूरे विद्रोह का कारण है ना, जिस तरीके से तालिबान को अपने पूरे नियम और पूरे उनकी जो इज्जत आबरू को मिट्टी में मिलाया गया, उनकी स्टार्टिंग उन्होंने यहाँ से की थी। ये पूरे पॉइंट्स में किस तरीके से की, सबसे पहले उन लोगों ने ये कहा कि भाई जो मल्टीपल मैरिजेस हैं उनको बंद करो। मतलब ऐसा मुसलमान के पूरे उसमें इस्लाम धर्म में दिया हुआ है कि एक लड़का 3 से 4 शादियाँ कर सकता है। ठीक है, बट जो हमारे जो किंग थे, कौन, अमूल खान, उसको जो नाम देना दे दो सालों को, इस खान साहब ने क्या किया, लव मैरिज पहले खुद तो कर ली, और खुद की लव मैरिज होने के कारण इसने सबसे पहले ये कह दिया कि भाई अब पब्लिक भी एक ही लड़की को प्यार करेगी जिसकी आप शादी करना चाहते हो। तो पहला विद्रोह तो यही हो गया इस्लाम के धर्म के अंदर कि आप जो धर्म ग्रंथ के अंदर लिखा हुआ है आप उसके विरुद्ध नहीं जा सकते हो। किसी भी देश को गिराने के लिए उसके धर्म को नष्ट कर दो, सिंपल बात है। जिसके भी देश को आपने का धर्म नष्ट कर दिया, धर्म को भ्रष्ट कर दो, इनडायरेक्टली उस देश का पतन अगले 10 साल के अंदर हो जाएगा। मैं इनडायरेक्टली आपको एक जस्ट एग्जांपल देता हूँ कि आज हम लोग धीरे धीरे वेस्टर्न कल्चर की तरफ मुड़ते जा रहे हैं। नो चांस, हमें वेस्टर्न होना चाहिए, बट कहीं ना कहीं हमें हमारे धर्म को, हमारे ग्रंथ को, हमारे हिंदू धर्म को हमें नष्ट नहीं करना चाहिए। क्यों, वो आगे हमें ही बेनिफिट नहीं होगा, हमें आगे वो एकदम से रिफ्लेक्ट के रूप में हमको कहीं ना कहीं लड़ने वाला है, आगे हमको बहुत ज़्यादा फेस करने वाले हम लोग। ठीक है, जो आने वाले जनरेशन है ना, उनको कहीं ना कहीं इन सब चीज़ों का ज्ञान होगा ही नहीं। क्यों, हम उनको पैदा उस चीज़ में करेंगे, एकदम कंफर्टेबल जोन के अंदर, उनको एक मस्त बेडरूम के अंदर उनको पैदा करके उनको बोलेंगे कि भाई दुनिया तुम्हारी यही है। बच्चा क्या होता है, बच्चा धूल में जाके धूल में मतलब जो लेटता है ना, तब उसको उसकी ज़मीन का प्यार रखा जाता है, तब उसको पता चलता है कि मैं मिट्टी से जुड़ा हुआ इंसान हूँ। हम उसको दिखाते ही नहीं, हम उसको हमेशा करते हैं कि भाई तू आसमान की तरफ देख, आसमान की तरफ देखो पर अपने पाँव ज़मीन पर रखो। ठीक है, एक और चीज़, पहली चीज़ उन लोगों ने क्या कर दी कि मल्टीपल मैरिज को बैन किया गया कि ज़्यादा लोग शादी भी नहीं कर सकते, ख़त्म बात करो चलो। दूसरी चीज़ उन्होंने सबसे अच्छी क्या की, एजुकेशन फॉर द गर्ल, लड़कियों को पढ़ाओ, लड़कियों को बढ़ाओ, लड़कियों को जहाँ तक पढ़ना है उनको पढ़ाओ, उनको फ़ॉरेन जाना है भेजो। यहाँ तक प्रावधान दिया गया कि जो लड़की को करना है उनको उसकी हर परमिशन दो, उसको जो करना है कर सकती है। अभी क्या हो रहा है राइट नाउ सिचुएशन ये है आपकी अफगानिस्तान के अंदर कि लड़की को पढ़ना हो तो 10 साल तक ही पढ़ सकती है। कब तक, सिर्फ और सिर्फ 10 साल तक। जब वो लड़की 5 साल से लेके अगले 5 साल तक पढ़ेगी, 10 साल तक की होगी, तब तक उसको आप एजुकेशन दे सकते हो। पर जैसे ही वो 11 साल की या 12 साल की होती है, तब 60 साल का साला बुढ़ा आके बोलता है कि मुझसे शादी करवा दो उसकी, तो उसकी यहाँ पे शादी हो जाती है। ये सलाह अभी चल रहा है आपका, ये अफगानिस्तान के ये नियम चल रहे हैं अभी राइट नाउ। ऐसा नहीं कि मैं आपको हवा में तीर मार रहा हूँ, आप जाके देख लेना, आपको पढ़ लेना उस चीज़ की, आपके पास बहुत सारे वीडियोस भी आते होंगे, आप उन वीडियोस को देखना शांति से बैठ। ठीक है, अगली आती है कि इक्वालिटी राइट्स फॉर वुमेन्स, कि जो हर वुमेन्स थी उनको इक्वालिटी राइट्स दी गई कि भाई जो हर लड़की है उसको एक अलग से प्रावधान ना दिया जाए, उनको एक स्पेसिफाई किया जाए अच्छे से। ठीक है, राइट टू डिवोर्स, जो डिवोर्स देने की प्रथा थी, जो डिवोर्स उनको देना चाहिए था, वो डिवोर्स उनको उस टाइम पे एक वहाँ ये कहा जाता है कि भाई जो उस टाइम पे कहते हैं कि तलाक 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 बोल के उनको बोल दिया कि भाई तुम चलो डिवोर्स दे दिया, तो वो चीज़ को ना किया जाए,
वो चीज़ को अलग से हटाया जाए। तो उनको दिया गया कि भाई राइट टू डिवोर्स, कि आप अब से लीगल बॉडी के रूप में आप जाके अब केस लड़ सकते हो, आपको जो कुछ चाहिए आप उसमें से वो चीज़ ले सकते हो। यहाँ पे एक स्पेसिफाई किया गया। दूसरी चीज़ कि रिलीजन ऑफ द फ्रीडम, ये उस टाइम की बात कर रहा हूँ, जस्ट इमेजिन कि 1926 की बात कर रहा हूँ, जहाँ पे एक इंसान ने ये कह दिया था कि आप इस्लाम धर्म के अलावा भी किसी और धर्म को अपना सकते हो। जस्ट इमेजिन 1926 वो टाइम था कि जहाँ पे इंडिया के अंदर दो धर्मों के अलग पालन हो रहे थे, डिवाइडेशन हो रहा था उस टाइम पे। मुस्लिम लीग की स्थापना हो चुकी थी 1906 के अंदर, ठीक है, मुस्लिम लीग की स्थापना हुई थी 1906 के अंदर, और 1926 के अंदर ये किंग जो अफगान का किंग था, इसने क्या ऐलान किया था कि किसी भी इंसान को कोई भी धर्म को पालन करना है वो कर सकता है, कोई अलग नहीं होगा, आपको रहना इस देश के अंदर, इस देश की इतना ही जो पूरा बाउंड्री है इस देश के अंदर रहेगा और आप कहीं नहीं जाएंगे। क्लियर बात। दूसरी चीज़ कि नो ड्रेस कोड। आज आपने यूट्यूब पे देखो, आप उसके इंस्टाग्राम प्रोफाइल चले जाओ किसी भी अफगानी इंसान के, आप मैं बोलता हूँ आप गूगल में सर्च कर लो, वहाँ पे ऑफिशियल ट्रेंड ये कह दिया है कि लड़की का पूरा ऊपर से नीचे तक उसने सारे कपड़े पहने होने चाहिए, उस लड़की की आंख तक दिखनी नहीं चाहिए। इस हद तक उन लोगों ने अभी कर दिया है। और 1926 में इस भाई ने क्या कहा था कि नो ड्रेस कोड। समझ रहे हो, ये पूरी चीज़ वो की, इसलिए ये इसका कहना सही था। इसका पूरी तरीके से ये इंसान अपनी जगह पे सही था, क्योंकि ये चाहता था कि मैं पूरे अफगानिस्तान को मॉडर्न कल्चर्स के अंदर कन्वर्ट करूं, जिससे कि मेरे देश के अंदर ट्रेडिंग, मेरे देश के अंदर एक्सपोर्ट इंपोर्ट, मेरे देश को डेवलपिंग करना, मेरे देश के अंदर मीटिंग्स हो, मेरे देश आगे बढ़े, उसके लिए मेरे को ऐसे कुछ चीज़ें करनी पड़ेंगी। क्यों? क्योंकि ये सब चीज़ें ऑलरेडी यूएस के अंदर और यूएसएसआर के अंदर, चाइना के अंदर, जापान के अंदर, इनफैक्ट साउथ अफ्रीका से स्मॉल कंट्रीज़ के अंदर जो लेंथ वाइज बहुत बड़ी थी, पॉपुलेशन के मामले में बहुत कम थी, वहाँ तक कुछ चीज़ हो चुकी थी। तो अफगानिस्तान के अंदर क्यों नहीं, राइट? तो कहीं ना कहीं इसलिए पूरा अपने इस्लाम धर्म के विरुद्ध जाके अपना पूरा एक कॉन्स्टिट्यूशन ये निकाल दिया कि ये सब चीज़ें होंगी आज के बाद। अब हमको सबको पता है कि भाई आप ये करोगे तो उसका विद्रोह तो होने वाला था। विद्रोह हो गया 3 साल के बाद ही। क्या हो गया? 1929 के अंदर हो गया अफगान सिविल वॉर। और अफगान सिविल वॉर हुआ, बहुत लंबा चला मतलब इसका असेसिनेशन कर दिया गया, इसके बाद इसका बच्चा है उसको भी मार दिया गया, उसके बाद इसका कोई पोते थे उसको भी मार दिया गया। मतलब इनडायरेक्टली इस हद तक मार काट हुई कि बहुत लंबे टाइम तक कहीं पे भी किसी भी जगह पे डेमोक्रेसी का नामो निशान नहीं था। वहाँ पे कोई इंसान प्रेसिडेंट बनने को रेडी नहीं था। जो बनता था वो अगले 2-3 साल के अंदर उसको मार दिया था। कोई भी, अब देखो पूरा इतिहास उठा के देख लेना, आपको छूट है, अब पूरा इतिहास पढ़ लो। जब तक कोल्ड वॉर नहीं आ रहा तब तक आप पूरा इतिहास पढ़ लो एक बार। कहीं पे भी कोई भी प्रेसिडेंट कह लो, पीएम कह लो, राजा कह लो, कोई भी एक जगह स्टेबल नहीं रहा है। वो 2-3 साल रहा है उसको मार दिया गया, 2-3 साल रहा उसको मार दिया गया। कौन मारता था? तो ये सिविल वॉर वाले। क्यों? इनको ये था कि भाई ये जितने रूल्स हैं ना उनको हटाओ। तो कहीं ना कहीं बहुत सारे राजा आए, बहुत सारे प्रेसिडेंट आए, इन लोगों ने इन चीज़ों को हटाया, ठीक है। बट हटाने के साथ साथ क्या किया, बहुत चीज़ों को जब हटा रहा था तो पब्लिक विरोध कर रही थी, पब्लिक उनके अगेंस्ट जा रही थी। अब सिंपल सी बात है, अगर आपको डेमोक्रेटिक कंट्री बनाना है, आपको आपकी प्रजातंत्र में आपको अपना वर्चस्व रखना है, तो आपको वोटिंग देने वाली पब्लिक है, आपको वही पब्लिक आपको जिता रही है और वही आपको पब्लिक आपको लव कर रही है, आपको प्रेम कर रही है। और आप कहीं ना कहीं उन्हीं के जो इक्वल राइट्स हैं, जो उन्हीं के डिवोर्स राइट्स है, जो उनके फ्रीडम राइट्स है, आप उनको छीन रहे हो। तो कहीं ना कहीं वो लोग विद्रोह करेंगे। पर ये लोग क्या करें? अब जो प्रेसिडेंट बनता था उसके ऊपर प्रेशर होता था किसका? अफगान सिविल वॉर वालों का। अब इनको आप अनदर वर्ड में ये कह लो कि ये लोग इनडायरेक्टली उस टाइम का तालिबान था। समझ गए आप लोग? ये उस टाइम के तालिबान थे। यही लोग थे जो आगे चल के आपके मूड तालिबान लोग बनने वाले, जो इन सब के विरोध होंगे, ठीक है। बहुत सारे प्राविधान है, बहुत सारा उनका खुद का इस्लामिक धर्म है जिसके अंतर्गत ये लोग इन सब चीज़ों को नहीं मानते हैं, ठीक है। तो ये लोग कहीं ना कहीं उस टाइम के तालिबान, आपको मैं उनको जनरल में बता रहा हूँ कि ये उस टाइम के तालिबान थे, ठीक है। अगली चीज़, अब आ जाओ अपने सीधा कोल्ड वॉर के ऊपर। कोल्ड वॉर इसलिए क्योंकि इसके बीच के टाइम के अंदर बहुत सारे राजा आए हैं, बहुत सारे प्रेसिडेंट आए, बहुत सारे पीएम्स आए, उनका किसी कुछ चला नहीं, क्योंकि इन लोगों की पूरी आर्मी धीरे धीरे डेवलप्ड हो रही थी, ठीक है, एकदम से डेवलप नहीं हुई थी। इन लोगों ने टाइम पीरियड लिया था कि 30 से लेके 73 उस टाइम तक, मतलब तकरीबन 30-40 साल तक उन लोगों ने धीरे धीरे अपना वर्चस्व को डेवलप किया था किसी भी तरीके से, ठीक है। बट इसका कोई इतना कोई है नहीं। मोहम्मद अल्लम करके का इंसान था जिसका पूरा मोहम्मद करके इंसान था, तो इनका पूरा राजा था या फिर इनका लीडर था, वही एक था, ठीक है, जो ही सब किसी भी तरीके से
अफगानिस्तान के अंदर डेमोक्रेसी को आने नहीं दिया जाता था। वो चाहता था कि किसी भी तरीके से डेमोक्रेसी यहाँ पे न आए, कुछ भी करो, बस आना चाहिए क्या, तो इस्लामिक धर्म आना चाहिए और कुछ आना नहीं चाहिए। ठीक है, उसके बाद शुरू हुआ अपना कोल्ड वॉर। कोल्ड वॉर के अंदर क्या था कि अपने कंट्री स्पेसिफाइडली डिवाइड हो चुके थे। एक जो अलायंस था वो यूएस के साथ था, एक अलायंस था वो यूएसआरआर के साथ था, एक और अलायंस था, कौन सा, नॉन मूवमेंट अलायंस, नॉन मूवेबल अलायंस। वो लोग उसके अंदर कौन से कंट्रीज थे कि ना वो इसके साइड थे ना वो इनके साइड थे, और इसमें अपना इंडिया भी था। ठीक है, इंडिया भी इसके अंदर अपना नॉन अलायंस मूवमेंट के अंदर था। एक और चीज़ कि इसके अंदर एक और कंट्री था, कौन सा, अफगानिस्तान। यहाँ इसकी भूल है, यहाँ इसकी भूल है। अगर अफगानिस्तान उस टाइम पे डिसाइड कर लेता कि मैं किसकी साइड रहना चाहता हूँ तो कुछ नहीं होता। ये पूरा जो खेल हुआ ना अफगानिस्तान के अंदर, ये कुछ नहीं होता। इसका स्टार्टिंग यहीं से हुआ कि जब इसने डिसाइड किया कि मैं किसी भी कंट्री के साइड नहीं रहूँगा, ना मैं यूएस के साइड नहीं रहूँगा, ना मैं यूएस के मतलब रशिया के साथ भी नहीं रहना चाहता, तो यहाँ पे इसका कहीं ना कहीं अब शुरू होता है पतन। किस तरीके से, अब पूरी बाउंड्री देखोगे ना, ऐसा करके बाउंड्री खींच रहा हूँ, खाली एक वर्चुअल लाइन खींच लो। ठीक है, इस साइड है यूएस और इस साइड है यूएसआरआर, मतलब रशिया इस साइड। ठीक है, ओके। अब दोनों में एक चीज़ कॉमन थी, एक चीज़ पता कॉमन क्या थी कि अफगानिस्तान दोनों के बीच में आ रहा था। बीच में तो नहीं आ सकता इन सेंस, मतलब कहीं ना कहीं उसका पूरा ज़्यादा पोर्शन था रशिया की साइड पे, बट यूएस कहीं ना कहीं चाहता था कि किसी भी तरीके से इसको हम लोग कंट्रोल में ले लेना, तो हम लोग उस एशिया के उस पार्ट के अंदर एंटर कर सकते हैं, उस एशिया के उस पार्ट के अंदर अपना ट्रेड एंटर करा सकते हैं कि जहाँ पे रशिया, इंडिया, पाकिस्तान, चाइना, सिंगापुर वाला पूरा पार्ट हम लोग कवर कर लेंगे। अब यूएस भी अपने का सही था कि ये हो जाए तो अच्छी बात है। ठीक है, अब उस चीज़ के लिए क्या शुरू किया, जब ये पूरा विद्रोह चल रहा था तो यूएसआरआर ने एंटर किया 1989 के अंदर एंटर किया। कब एंटर किया, 1989 के अंदर एंटर किया। किसने, रशिया ने एंटर किया। रशिया 9 साल तक, मतलब उसका एंटर हुआ था 81 के अंदर। ठीक है, और 89 तक वो रहे थे, 9 साल तक वो लोग रहे थे। तालिबान के कुछ लोगों ने क्या कहा पता है, आपको हम आपके साथ ट्रेडिंग करेंगे, हम आपके साथ पूरा व्यापार करेंगे, हमारा पूरा पक्ष आपकी साइड रहेगा, बट उसकी एक शर्त है, अब हमारे यहाँ से जो सिविल वाले लोग, जो तालिबान वाले लोग हैं ना, उनको हटा दो। इन लोगों ने कहा ठीक है, हम लोग फुल ट्राई करेंगे। 9 साल तक, कितने साल तक, 9 साल तक रशिया वहाँ पे पूरा का पूरा अपनी सारी ताकत लगा के पढ़ा रहा, सारी ताकत लगा के पढ़ा रहा। किसी भी तरीके से कोई भी डेमोक्रेसी को अमल में लाना भी शुरू करते थे उस टाइम के बीच से। और उसके उसकी बैकबोन कौन थे, ये तालिबान को फंडिंग कौन कर रहा था इनडायरेक्टली, तो बहुत पहले से यूएस उसको फंडिंग कर रहा था, बहुत पहले से। ठीक है, और वो लोग इतने स्ट्रांग हो चुके थे कि भाई जब अफगानिस्तान के अंदर कोई भी डेमोक्रेटिक पार्टी खड़ी होती थी, वो भी थी ने 3 मंथ्स और 6 मंथ्स के अंदर उस इंसान को जो खड़ा करके लेके आया था वो इंसान मर जाता था। इनडायरेक्टली वहाँ सिचुएशन इस हद तक हो चुकी थी कि कोई भी इंसान प्रेसिडेंट बनने तक को रेडी नहीं था। जस्ट इमेजिन, आपको कोई बोल दे कि भाई उठ जा और बन जा प्रेसिडेंट, हम तो बन जाएंगे भाई, बट उस टाइम पे सिचुएशन वो थी कि किसी इंसान को उस सीट पे बैठना ही नहीं था। उस हद तक का खौफ आ चुका था। क्यों, क्योंकि यूएस उनको इतनी फंडिंग दे रहा था, इतने एडवांस वेपन दे रहा था कि जो रशिया के पास भी नहीं थे। और कहीं ना कहीं ये पूरा वॉर था वो यूएस और रशिया के बीच में, कहीं ना कहीं इनडायरेक्टली अफगानिस्तान कठपुतली बन के रह चुका था। क्यों, रशिया चाहता कि किसी भी तरीके से डेमोक्रेसी इसके अंदर आ जाए तो हम एक उदाहरण सेट कर पाएंगे पूरे विश्व के अंदर कि हमारा ट्रेड या फिर हम लोग जो कर रहे हैं वो अच्छे काम के लिए कर रहे हैं। और रशिया अगर उसमें जीत जाता तो यूएस का कहीं ना कहीं एक पावर कम हो जाती है पब्लिक के सामने, एक वर्ल्ड लेवल के ऊपर जो इमेज होती है वो कहीं ना कहीं होता है। जब आप वर्ल्ड ट्रेड पढ़ोगे, जब मैं वर्ल्ड ट्रेड पढ़ाऊंगा आगे फ्यूचर के अंदर, तो उसमें होता है कि अपना वर्चस्व दिखाने के लिए वो किसी भी कंट्री को नीचे गिरा सकते हैं। तो वो लोग वही कर रहे थे यहाँ पे। ठीक है, अब धीरे धीरे जब रशिया भी यहाँ से 9 साल के बाद युद्ध लड़ने के बाद जब उनके हाथ में कुछ नहीं लगा, जब उनके हाथ में घंटा कुछ लगा नहीं, वो लोग निकल गए। वो लोग ऐसे निकले और निकलने के तुरंत बाद स्थापना किसकी हो चुकी थी, 1996 में कौन बना है, तालिबान। तालिबान का इंडायरेक्टली वर्ड कौन होता है, तो स्टूडेंट हु लर्न फ्रॉम द इस्लामिक धर्म्स। तो स्टूडेंट्स एक टाइप के स्टूडेंट्स होते हैं जो लोग पढ़ते रहते हैं, जिनको अपना धर्म इतना प्यारा होता है कि उनके अलावा उनको और कोई चीज़ दिखती नहीं है, उनको लगता है कि दुनिया के हर धर्म हमारे अगेंस्ट में है, उस तरीके की पूरी पढ़ाई। और इनडायरेक्टली उसका पहला मेंबर कह लो या फिर किसने स्थापना की थी तालिबान वर्ड को लेके, किसने बनाया था, तो मुल्ला उमर करके, कौन था, मुल्ला अमूर करके, अमर, यही इंसान था
ये पढ़ के कहाँ से आया था? पाकिस्तान से पढ़ के आया था। कहाँ से? पाकिस्तान से। ठीक है। एक और चीज़ कि जब पाकिस्तान से इंसान पढ़ के आया था ना, अब उसने इस अफगानिस्तान के अंदर आके धीरे धीरे और बच्चों को पढ़ाना शुरू किया और बच्चों को समझाया कि भाई हमारा धर्म संकट में है, हम लोग को मारा जा रहा है, हम लोग को ये किया जा रहा है, हमको रशिया ये कर रहा है, हमको ये कर रहा है, वो कर रहा है, हमको यूएस हमको सपोर्ट नहीं कर रहा है, यूएस हमको फंडिंग तो कर रहा है पर हम लोग उतने एडवांस नहीं जा रहे, हमारे पास आर्मी नहीं है, हमारे पास वो नहीं है। हर वो चीज़ एकदम उग्री भड़काऊ भाषण के रूप में पूरा अफगानिस्तान के अंदर फैला दिया। हुआ क्या इस रिजल्ट में छोटी सी चीज़ होगी क्या, धीरे धीरे एक स्टूडेंट से सीधा 1000 स्टूडेंट, 1000 से 80,000 इतनी फौज में खड़ी कर दी धीरे धीरे करके। ठीक है। और उस टाइम पे उन लोगों ने क्या किया, धीरे धीरे वॉर को शुरू किया। किसने? तालिबान वालों ने अफगानिस्तान के अंदर छोटे छोटे कस्बे, छोटे छोटे इलाके, वो एरिया कैप्चर करना शुरू कर दिया। यानी कि किस तरीके से किया कि अगर आप किसी एरिया में गए 10 लोग जाके वहाँ के लोगों को समझाया कि आप हमारे मिल जाओ, अगर वो लोग हमारे में नहीं मिलते तो उनको मार डालो। और उनकी जो बेटी, उनके जो बच्चे हैं, उनके जो कुछ भी, उनके आपको जो करना है वो लोग करते थे। वो लोग इतने हरामी थे इनडायरेक्टली। ठीक है। वो उस टाइम पे थे। और ये तालिबान को सपोर्ट किसने किया? जस्ट इमेजिन, जो कंट्री पूरे विश्व के अंदर पाकिस्तान टेररिस्ट को बनाने वाला कंट्री, वो डेफिनेटली सपोर्ट करेगा। तो उसने सपोर्ट किया किसका? पाकिस्तान ने सपोर्ट किया, यूएई ने सपोर्ट किया, सऊदी अरबिया ने सपोर्ट किया। 3 कंट्री ने उसको सपोर्ट किया कि भाई तालिबान जो बना है वो एकदम सही कर रहा है, आप उसमें मना नहीं कर सकते, आपने सही किया, चलो जाओ। ठीक है। तो पूरे वर्ल्ड के अंदर जब कहीं पूछा जाता है कि तालिबान को सपोर्ट करने वाले कौन से 3 कंट्रीज थे, तो यही 3 कंट्री थे ऐसे जिन्होंने सपोर्ट किया था। अब आते हैं कि भाई यूएस कहाँ से एंटर हुआ यहाँ पे। जब 9 साल के बाद ये सब कुछ हुआ, ये सब कुछ होने लगा, तो यूएस की एंट्री कहाँ से हुई? यूएस तो इसको ऑलरेडी फंडिंग कर रहा था, सब कुछ कर रहा था, सब कुछ सही चल रहा था। अब तो रशिया भी जा चुका था, तो यूएस ने क्यों उसका पूरा भागदौड़ संभाल ली? यूएस क्यों एंटर हुआ? जब पता था यूएस को कि भाई हम लोग ही पूरे इतने सालों से हमने कम से कम 2 ट्रिलियंस, कितने 2 ट्रिलियंस इतने पैसे हमने बर्बाद कर दिए हैं तालिबान को फंडिंग करने में और तालिबान को समझाने में या फिर पब्लिक को दिखाने में कि हम लोग आतंकवादी को हटा रहे हैं, हम लोग उस चक्कर में 2 ट्रिलियन लोगों को या फिर 2 ट्रिलियन पैसे हमने बर्बाद कर दिए। तो अब जाके उनको ऐसा क्या हुआ कि 2001 के अंदर उनको लगा कि नहीं, हमें तालिबान के अंदर एंटर होना चाहिए। ऐसा क्या लगा? ऐसा एक चीज़ हुई थी जब 2001 के अंदर वर्ल्ड ट्रेड सेंटर को प्लेन के द्वारा उड़ा दिया गया था। आप इंसिडेंस याद करो पुराना वाला, कि एक बिल्डिंग है, उस बिल्डिंग को प्लेन के द्वारा उड़ा दिया जाता है पूरा का पूरा। याद आया? यस। उसे करवाया किसने था? तो अलकायदा ग्रुप, उसका लीडर कौन था? ओसामा बिन लादेन। सब मैटर शुरू हुआ यहाँ से साला। यूएस कभी पिक्चर में आता ही नहीं अगर इसका एक स्टेटमेंट उनको रिवेंज लेने पे मजबूर नहीं करता। तो किस तरीके से ओसामा बिन लादेन ने ऑफिशियली आके ये कहा था कि भाई जो हमारे छोटे छोटे इस्लामिक देश हैं, उसके अंदर उसने स्पेसिफाई किया था कि अफगानिस्तान तो बहुत बड़ा हमारा इस्लामिक देश है, उसके अंदर ये लोग रशिया और यूएस अपने स्वार्थ के लिए और अपनी चीज़ों के लिए इतने सालों से उसके अंदर डेमोक्रेसी आने देना चाहते ही नहीं है। वो लोग ना हमारे इस्लाम धर्म को आने दे रहे हैं, ना वहाँ पर किसी भी डेमोक्रेटिक पार्टी को आने दे रहे हैं। तो वो लोग चाहते क्या हैं? और उसी एक कारण के, उसी एक रीज़न से मैं वर्ल्ड ट्रेड सेंटर को उड़ा रहा हूँ कि भाई तुम्हें अक्ल आए कि तुम्हारी कोल्ड वॉर के चक्कर के अंदर हमारी जो प्रजा है वो मर रही है। ये किया ओसामा बिन लादेन ने। अब यूएस को यहाँ पे लगा के सारा, जिसके हमने, ये तो वही बात होगी कि भाई जिस खाली में खाया उसी खाली थाली में छेद कर दिया। ठीक है। तो वहाँ पे वो चीज़ हुई। 2001 में यूएस आर्मी घुस गई, 20 साल तक रही। कब तक? फरवरी 20 तक रही। कब रही? फरवरी 2020 तक वो लोग रहे। ठीक है। कौन लोग? यूएस आर्मी वाले। 2001 के अंदर एंटर हुए थे, 20 साल के बाद निकल रहे हैं, निकल भी गए 20 साल के बाद। और ये लोग का इस तरीके का हो चुका था कि ये लोग कहीं ना कहीं तालिबान को मारने के चक्कर के अंदर जो सिविल पब्लिक है उनको मार रहे थे। किस तरीके से पता है? कि सुबह उठे और प्रेसिडेंट को मन किया कि अरे यहाँ मार डालो। अब वहाँ पे वो लोग को भी सर्च नहीं कर रहे थे कि भाई वहाँ पे आम जनता है, ये तालिबान वाले लोग रह रहे हैं या टेररिस्ट ले रहे हैं, कौन रह रहे हैं, कोई फ़र्क नहीं पड़ता है। जाके क्या करो, एयर स्ट्राइक कर दो भाई, उड़ा दो। और क्या बोल देंगे हम लोग कि यहाँ पे देखो 20 हमने तालिबान वालों को मार डाला, हमने इनको मार डाला, हमने इनको मार डाला, हमने इनको मार डाला, देख लो हम तो अच्छा काम कर ही रहे हैं। अब ऑन पेपर कौन मर रहा है, कौन देखने आने वाला था?
ठीक है। वो लोग करे जा रहे थे अपने मस्ती में मस्त थे, ये लोग मारे जा रहे थे कहीं ना कहीं। अब ये सब मुद्दा खड़ा हुआ फरवरी 2020 के अंदर, जब डोनाल्ड ट्रंप ने आके ये स्टेटमेंट दे दिया कि हम लोग अफगानिस्तान के अंदर से हमारी आर्मी को वापस बुला रहे हैं। क्यों? हमारा देश नहीं है, ना हमारे सोल्जर्स हैं, ना उनकी कोई आर्मी है, ना उनकी कोई डेमोक्रेसी वहाँ चल रही है। एक काम करो, हम हमारी आर्मी को बुला रहे हैं, आपको जो करना आपके देश के अंदर आप करते रहो, हमें कोई लेना देना नहीं है। और उसी के बाद से क्या हुआ, तालिबान ने 20 में वो लोग निकले और 21 के आते आते, अगस्त महीने के आते आते, जून जुलाई के महीने आते आते उन लोगों ने धीरे धीरे पूरे अफगानिस्तान के कम से कम 80 से 90% एरिया को कब्जा कर लिया। कितने महीनों के अंदर? सिर्फ 7, 8, 9 महीनों के अंदर पूरे अफगानिस्तान को कब्जा कर लिया था। ठीक है, ये चीज़ सिंपल थी। अगर ये लोग जब तक पड़े हुए थे तब तक सब कुछ सही था, फंडिंग आ रही थी, मजा मस्ती कर रहे, सब लोग कर रहे थे। बट जैसे ही इन लोग निकले, वो लोग ने 9 महीने के अंदर पूरे अफगानिस्तान को कब्जा कर लिया। अब यहाँ पे एक चीज़ आपको समझ में आएगी कि सर ये लोग फंडिंग सब कुछ दे रहे थे, तो किस रूप में दे रहे थे? तो दोनों कंट्री ने एक एक दिमाग लगाया था। किस तरीके से? जब रशिया ने 9 साल तक अपने यहाँ पे काम किया ना, तो रशिया अपने सारे टैंक्स, अपने एडवांस वेपन्स कह लो, अपने जो बस, जो वहाँ पे जो कार्स, जो जीप वगैरह थी, उन सब चीज़ों को वो लोग वहीं पे छोड़ दिया उन लोगों ने। उनके जो वेपन्स थे, उनके जो बंदूक वगैरह थे, उन सब चीज़ों को वहाँ पे छोड़ दिया। ये बोल के छोड़ दिया कि अब ये चीज़ें हमारे उपयोग में आने वाली नहीं है। अब ये चीज़ें वो हैं कि जो जिनके अंदर धूल मिट्टी घुस चुकी है, जिनके अंदर अब हम उनको यूज़ नहीं कर सकते, हम उनको छोड़ के जा रहे हैं। जस्ट इमेजिन करो कि अगर कोई देश 9 साल तक आपके ऊपर आतंकवादी को मार गिराने के लिए आपके ऊपर वहाँ पे आपको आता है, तो उस देश को कितनी फंडिंग मिली होगी, उस देश के ऊपर कितने सारे जेट प्लेन, कितने सारे वेपन्स उसको वहाँ पे रखे होंगे उस चीज़ के लिए कि कभी कभार अगर युद्ध छिड़ गया तो हम लोग एक फ्रंट फुट पे जाके लड़ाई कर सकें। तो वो सारी चीज़ों को छोड़ के वो निकल गए। और वही सेम चीज़ की यूएस ने 2020 के अंदर क्या किया? जब डोनाल्ड ट्रंप ने कहा कि तुम आ जाओ, तो डोनाल्ड ट्रंप ने ये नहीं कहा था कि तुम सब चीज़ों को लेके आओ। तो इन लोगों ने भी दिमाग लगाया, इन लोगों ने सारी चीज़ों को छोड़ दिया। और तालिबान वाले इधर से लेके इधर तक एजुकेटेड धीरे धीरे हो रहे थे अपने फील्ड के अंदर। और यहाँ से जब तक यहाँ पे आए उन 4 सालों के अंदर, और 4 साल के बाद ये 20 साल, मतलब 24 साल के अंदर उन लोगों ने इतना कुछ सीख लिया था अपने उन वेपन्स के बारे में, उन कारों के बारे में, उन टैंक्स के बारे में, उन जेट प्लेन के बारे में, उन रॉकेट लॉन्चर्स के बारे में। उन्होंने हर वो ट्रेनिंग ले ली थी कि किस तरीके से वो चलते हैं। और उसके बाद अगर आप किसी देश को, जिस देश को ऑलरेडी उस चीज़ के डर लग रहा है, आप अगर उस देश को छोड़ के जा रहे हो, तो सिंपल सी बात है भाई, 9 महीने के अंदर तो पूरा देश कब्जा कर ले उसके ऊपर। तो तालिबान लोगों ने वही किया, पूरे देश के ऊपर कब्जा कर लिया। और आज सिचुएशन इतनी क्रिटिकल है कि लोग वहाँ पे ठीक से सांस नहीं ले पा रहे। ठीक है, उस देश के प्रेसिडेंट को भागना पड़ता है। जस्ट इमेजिन, उस देश के प्रेसिडेंट को तजाकिस्तान भागना पड़ता है। पता है कितना ये है? 4 गाड़ियाँ पैसों की फुल भरी हुई, खुद का एक प्लेन लेके भाग गया। कुछ पैसा वहाँ रखा नहीं उसने, हर पैसा लेके वहाँ से रफू चक्कर हो गया। अभी रिसेंटली न्यूज़ ये है कि सऊदी अरब में वो दिखा गया है, सऊदी अरेबिया में दिखा गया है, अभी इनका प्रेसिडेंट दिखा गया है। तो ये था आपका पूरा अफगानिस्तान क्राइसिस कि किस तरीके से तालिबान बना, किस तरीके से तालिबान ने अभी कब्जा कर रखा है। पूरी की चीज़ मैंने आपको डिटेल में समझा दी आपको। ठीक है, होप आपको ये पूरा जो ये लेक्चर आपको मज़ा आया होगा, क्योंकि देखो ये चीज़ ऐसी है कि जिनको पढ़ाने में ना एक अलग मज़ा आता है। ये कोई अपना एक कॉन्स्टिट्यूशन का पार्ट नहीं कि जिसको आप पढ़े हुए आप कन्फ्यूज हो और आपको मज़ा ना है। ठीक है, तो ये वो एक पार्ट है इसके अंदर आपको पढ़ के बहुत मज़ा आएगा। तो ये पूरा आपको समझ लिया होगा अभी। ठीक है, मिलते हैं नेक्स्ट लेक्चर में। जय हिंद।